हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 यानी मैटर इन और सराउंडिंग की क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग का जो एक लेक्चर हमारा रिमेनिंग था, यानी कि लेक्चर नंबर 7 इवेपोरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पोर्शन हमने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसी पर आज की ये क्लास होनी है। तो जरा गौर से सुनिएगा। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ढेर सारी बातें कर ली थी। जैसे इसके पहले 6 लेक्चर हो गए चैप्टर ओवरव्यू से लगा करके करेक्टरिस्टिक स्टेट्स ऑफ मैटर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, टेम्परेचर, इस तरह के तमाम लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए। अभी तक हमारे 6 लेक्चर हो गए। इसका प्रीवियस लेक्चर फेज ट्रांसफॉर्मेशन था, उस पर भी हमने बड़े डिटेल में सारी बातचीत की थी। आज की क्लास होगी खास, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं आपसे इवेपोरेशन की बात, यानी कि आपके साथ इवेपोरेशन का डिस्कशन होगा आज की क्लास में। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इवेपोरेशन होता क्या है और वेपराइजेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी डिस्कस कर लेंगे और साथ साथ इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए टाइम ना लॉस करते हुए डायरेक्ट हम इवेपोरेशन पर आ जाते हैं। जो भी बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं, पहली बार हमसे मिले हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी क्लासेस होती रहें। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आया वो पॉइंट ये है कि इवेपोरेशन क्या है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इवेपोरेशन लिखा गया है। आगे लिखा है कि इसको डिफाइन किया गया है। डिफाइन करने का मतलब, इवेपोरेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी आपको दी गई है। क्या डेफिनेशन लिखी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको यह बताया गया कि व्हाट इज इवेपोरेशन, ये हमारा टॉपिक है। तो हमने ये डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ये वाला पोर्शन देखिए। Evaporation is a process in which a liquid changes into vapor below its boiling point। सबसे मेन जो बात है वो है below its boiling point, यानी कि evaporation एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अपने गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर वह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वह क्या है, वह इवेपोरेशन प्रोसेस है। जैसे अगर कभी भी बेटा हम पानी को गर्म करते, तो पानी को गर्म करते हैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं। जैसे एक बीकर ले लें, नीचे से हम बंसन बर्नर लगाकर उसे गर्म करना शुरू करें, बीकर में पानी डाल दें, थर्मामीटर लगा दें, तो थर्मामीटर में आप देखेंगे रीडिंग धीरे 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 इंक्रीज करेगी और जब रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगी तब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग स्टार्ट होने का मतलब, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वो पहुंच जाता है तब वह उबलना शुरू करता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करता है, वह बॉइलिंग है। बॉइलिंग का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड जब अपने गैसियस फेज में अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होना शुरू करता है, उसे बॉइलिंग कहते हैं। यानी अगर यही हम डिफिनीशन थोड़ा सा बदल दें और कहते हैं इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये बॉइलिंग में पूछा जाए तो ये एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है तो वह बॉइलिंग कहलाता है, और अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और एक बात ये समझनी है कि इवेपोरेशन जो होता है बेटा, यह एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब, अगर इवेपोरेशन कहीं पर भी हो रहा है तो ऊपर की सरफेस से इवेपोरेशन होगा, अंदर से नहीं होगा। लेकिन जो बॉइलिंग होती है वह एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब होल, पूरा जो बॉडी आपको दी गई है, जो भी मटेरियल या मैटर, जो भी सब्सटेंस दिया गया है, वो पूरा एक साथ वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि बॉइलिंग होगी तो वो पूरा एक बराबर टेम्परेचर होगा। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है उसमें बेटा केवल सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे नदी में कभी आप घुसिए, या जैसे नदी में पानी कम हो, आप नदी पार कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि नदी का जो ऊपर का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, नीचे का पानी थोड़ा कम गर्म होता है, यानी ठंडा रहता है। उसका रीजन क्या है कि ऊपर का जो पानी होता है वह क्या है, वो डायरेक्ट टेम्परेचर के कांटेक्ट में है, तो वह वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर इवेपोरेशन हो रहा है ना। तो ये रीजन होता है। अच्छा, इवेपोरेशन को और अगर समझें तो जैसे ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन द सन, यानी कि अगर आप किसी कपड़े को सुखाते हैं, गर्मियों के दिनों में या ठंडियों के दिनों में हम कपड़े को धुलकर क्या करते हैं, डाल देते हैं। जब हम कपड़े को धुलकर डाल देते हैं तो सूर्य की रोशनी में वो कपड़ा सूखने लगता है, होता यही है ना।
तो जब वह कपड़ा सूखता है, तो कब सूख रहा है, गर्मियों के दिनों में या ठंडी बरसात किसी भी सीजन में आप उसे सुखा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जैसा टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वही डिसाइड करता है कि कपड़ा कितनी देर में सूखेगा। तो यानी वह कपड़ा जब उस पर हीट पड़ती है, टेम्परेचर पड़ता है, तो सूखने लगता है। क्या कपड़े के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको वेपर्स में कन्वर्ट कराने के लिए सनलाइट 100 डिग्री सेल्सियस हुई क्या? नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नहीं हुआ ना, टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस तक कम था ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि पानी वेपर्स में कन्वर्ट तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। इससे ये समझ में आता है कि जो हम पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं उस पर विचार कर रहे हैं कि यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन द सन। ये क्या है? ये इवेपोरेशन है, यह बॉइलिंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कपड़े का सूखना या सुखाना यह इवेपोरेशन के अंतर्गत आता है, यह बॉइलिंग का पार्ट नहीं है। अब हमें इसके आगे ये डिस्कस करना होगा कि हमें ये समझ में आ गया कि इवेपोरेशन कहते किसे हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन के जस्ट आगे की बात पढ़ेंगे कि इसमें अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि इवेपोरेशन अगर कहीं पर हो रहा है तो वो किसकी वजह से चेंज होता है, यानी इवेपोरेशन फास्ट कब होगा, इवेपोरेशन स्लो कब होगा। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो यहां पर फैक्टर दिए गए हैं इन पर इवेपोरेशन की रेट डिपेंड करती है। तो कैसे डिपेंड करती है, जरा ये समझना है। इवेपोरेशन की रेट इन फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन है। तो पहला फैक्टर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगी, जैसे किसी कपड़े को अगर आप फैलाकर सूखने के लिए डालते हैं, तार पर या रस्सी आपने बांधी उस पर फैला दिया कपड़े को, तो वो क्या होता है, इसका मतलब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो ऐसी केस में जो हमारा इवेपोरेशन है ये क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगे उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आप कभी गांव जाते होंगे, आपके दादाजी हैं, दादाजी धोती पहनते होंगे, तो धोती के दोनों एंड को आम के पेड़ में या रस्सी से धागे से कहीं पर बांध देते हैं और वह धोती उड़ती रहती है ना। तो वो क्या है, वो इवेपोरेशन की कहानी है। मम्मी की साड़ी आप देखते होंगे तो मम्मी क्या करती है, छत पर से ऊपर से फैलाती है, नीचे तक लटकती रहती है। वो क्या है, उनको ये पता है कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने सरफेस एरिया ही तो बढ़ाई। अगर आप नहा लिए, नहाने के बाद अपने कपड़े को फैलाते नहीं हैं, धुल करके ऐसे निचोड़ कर पानी मोड़ कर कहीं पर रख देते हैं कि कोई आएगा और फैलाएगा, तो क्या कपड़ा शाम तक सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपने कपड़े की सरफेस एरिया नहीं बढ़ाई, जिस वजह से इवेपोरेशन वहां पर नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हमारे पास आया टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है कि टेम्परेचर के साथ क्या चक्कर है इसका। अगर बेटा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे गर्मियों के दिनों में कपड़ा आसानी से सूख जाता है, गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है, गड्ढे का पानी सूख जाता है, नाली नाले का पानी सूख जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना नॉट बल्क फिनोमेना। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी फैली जगह पर, छिछली जगह पर अगर पानी है तो वो जल्दी सूख जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, गंगा जी का पानी जल्दी सूख जाता है इन कंपैरिजन टू यमुना जी। रीजन बताइए? क्योंकि यमुना जी की गहराई ज्यादा है और गंगा जी की गहराई ज्यादा नहीं है। गंगा जी में पानी की सरफेस एरिया ज्यादा है, पानी ज्यादा दूर तक फैला है, जिस वजह से ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से गंगा जी का पानी पहले सूख जाता है इन कंपैरिजन टू यमुना जी के पानी के। तो कुल मिलाकर हम ये समझ पा रहे हैं कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि इवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा गर्मी पड़ती है कपड़े उतने जल्दी सूख जाते हैं, तमाम जगहों पर जो पानी इकट्ठा होता है वो उतना जल्दी सूख जाता है। लेकिन आप ठंडियों में देखिए कपड़े देर में सूखते हैं, बरसात में और देर में सूख रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से इवेपोरेशन क्या होता है, कम हो जाता है। अगला है ह्यूमिडिटी। एक्चुअली ह्यूमिडिटी होती क्या है? अगर कोई ये पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी,
या ह्यूमिडिटी को डिफाइन करिए, तो आप क्या जवाब देंगे? ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, यानी वाटर वेपर्स का प्रेजेंस जो होता है एयर में, उसी को बेटा ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ऐसी एयर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड एयर कहते हैं। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, यानी वाटर वेपर्स की एयर में जो प्रेजेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ऐसी एयर को हम ह्यूमिड एयर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इसका मतलब कि ऐसी एयर को हम ह्यूमिड एयर के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब कोई भी एयर है, बरसात के समय का मौसम है, अगर ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर होने का मतलब कि अगर एयर के अंदर वाटर वेपर्स की मात्रा पहले से ही ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा ना। अब आप अगर फिर किसी चीज को वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एयर में वाटर वेपर्स ज्यादा हैं तो ऐसी सिचुएशन में इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ह्यूमिड एयर है तो इवेपोरेट नहीं हो पाएगी, यानी इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला नंबर है विंड स्पीड का इवेपोरेशन से क्या रिलेशन है? इवेपोरेशन से विंड स्पीड का क्या रिलेशन है? अगर विंड स्पीड ज्यादा है, हवाएं तेज चल रही हैं, तो देखिए हवाएं तेज चलती हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी, हवाएं तेज चल रही हैं, तो जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर वाटर वेपर्स होगा, वह वाटर वेपर क्या होगा? आसानी से ब्रेक होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। जो पानी की बूंदें होंगी वह छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगी जब हवाएं तेज चलती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब हवा खूब तेज चलती है, अगर धूप नहीं निकली है तब भी हम कपड़े को फैला देते हैं तो कपड़ा सूख जाता है। आप रात को कपड़े को पंखे के नीचे डाल देते हैं तो भी कपड़ा सूख जाता है। रीजन अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो हवा चल रही है वो कपड़े के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक करती है और कपड़े से बाहर निकाल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी इवेपोरेशन जो है वह विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ना होती तो कूलर का आविष्कार कैसे होता? क्या सर समझ में नहीं आया? कूलर का आविष्कार कैसे हुआ था? मैंने आपको कई दफा बताया कि एक समय आपने सुना होगा कि कूलर का आविष्कार ऐसे हुआ था कि दादाजी हमारे आम की पेड़ में धोती बांध दिए थे। याद है? आप सबके दादाजी को कूलर का आविष्कार किए थे। कैसे? धोती को दोनों एंड पर बांध दिए और धोती जहां पर बांधे थे वहीं आम के पेड़ की छांव के नीचे वह बैठकर, छांव में बैठ करके या वहीं पर चारपाई बिछाकर वो बैठे थे। जब हवाएं चल रही थी तो वो हवाएं उस धोती के अंदर जो पानी की बूंदें थी उनसे टकरा रही थी और टकराने के बाद वो पानी की बूंदें टूट टूट करके छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर दादाजी के ऊपर आ रही थी। जब ये बात साइंटिस्ट को पता चली तो कूलर का आविष्कार हो गया। कूलर में कुछ और होता है क्या? नहीं, जो पीछे उसमें घास फूस लगाया जाता है उसमें पानी ही तो डालते हैं और जब पीछे से हवा आती है तो वो हवा उस वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करती है? तोड़ती है। वाटर की जो बूंदें होती हैं उसको ब्रेक कर देती है और ब्रेक करके अपने साथ लेकर बाहर जाती है। तो हल्का हल्का वाटर जो एयर हमें कूलर से निकलती है उसमें ह्यूमिड एयर होती है ना, उसमें क्या होता है? उसमें पानी की ड्रॉपलेट्स भी तो होती हैं। यही तो हम समझ रहे हैं। और ठंडा भी हो जाएगी क्योंकि वाटर जो बाहर से एयर आ रही है वाटर से होकर जा रही है, इसलिए उसे ह्यूमिड एयर कहें। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। यानी कि ये समझ में हमारे आ गया। एक बात और प्यारी सी हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि जैसे बरसात हुई, बरसात होने के बाद भी अचानक गर्मी बढ़ जाती है ना, गर्मी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं चिपचिपाहट वाली गर्मी हो रही है, बड़ा परेशानी है, बड़ी तंगी है। रीजन क्या होता है? चिपचिपाहट वाली गर्मी का मतलब ये हुआ बेटा कि जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स आ गई, वेपर्स कहें या फिर जब बारिश हुई तो जो एयर थी वह वाटर को कंटेन कर ली। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है वह टेम्परेचर की वजह से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी स्वेटिंग हो रही है,
तो वह स्वेटिंग बाहर तो जा नहीं रही क्योंकि इसका इवेपोरेशन ही नहीं हो रहा है। जो एयर हवाएं चल रही हैं लेकिन उससे पसीना नहीं सूख रहा है, क्यों? क्योंकि उन हवाओं में ह्यूमिडिटी है, यानी कि उन हवाओं में वाटर वेपर्स हैं। तो जब वो पहले से वाटर वेपर अगर कंटेन किया है तो हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग हुई उस स्वेटिंग को वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हम कर पाएंगे, क्योंकि एयर के अंदर तो स्पेस ही नहीं, वो पहले से क्या लेकर के घूम रहा है, पानी की बूंदों को लेकर घूम रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये जो पसीना हुआ वो हमारी शरीर के ऊपर ही रेंगता रहता है, टहलता रहता है, सूखता नहीं है। इसी को हम कहते हैं चिपचिपाहट वाली गर्मी हो रही है। तो लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि अरे वो पानी बरसा है ना तो उमस हो गई है, ह्यूमिडिटी हो गई है। तो ये इसलिए ह्यूमिडिटी का मतलब हमारी एयर पहले से पानी कंटेन की है, इसलिए अब जो हमारे पास स्वेटिंग हो रही है यह कन्वर्ट नहीं हो पा रही, इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है। ये पूरा फैक्टर है। तो बहुत अच्छा फैक्टर था। तो हमने पहले पढ़ा सरफेस एरिया, दूसरे में टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी, चौथा विंड स्पीड। यानी कि सरफेस एरिया इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये तो हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब हम इससे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि जो इवेपोरेशन है इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि जो कहीं पर भी अगर इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इससे क्या फ़ायदा है, हमारे डेली लाइफ में इसका कोई यूज है क्या? कहे हाँ, बहुत सारा यूज है। अब क्या क्या यूज है जरा देखिएगा। पहला यूज आपके सामने दिखा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये आया कि पहला यूज तो ये है कि ये ड्राइंग क्लॉथ। ड्राइंग क्लॉथ का मतलब ये हुआ कपड़े सुखाने के लिए हम इसका यूज करें, यानी इवेपोरेशन ना होता तो किसी भीगे कपड़े से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वह वेपर्स में कन्वर्ट ना होती। अब ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा सूखा भिगो दिया, अब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो इसे वेपर्स में ले जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब किसी कपड़े को सुखाने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज कर रहे हैं। दूसरा कूलिंग इफेक्ट, बड़ी प्यारी बात है कूलिंग इफेक्ट। कहा गया स्वेटिंग कूल्स द बॉडी व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स। जैसे पसीना होता है, हमें पसीना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, और जो पसीना हुआ है बेटा वो जब एयर इस पर पड़ती है तो ये पसीना वेपर्स में कन्वर्ट होता है कि नहीं? अगर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो कहां से, हमारे बॉडी से ही हीट एनर्जी लेकर यह वेपर्स में कन्वर्ट होता है। यानी जो स्वेटिंग हुई वह हमारे बॉडी से हीट एनर्जी लेकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। यानी कि जब वेपराइजेशन होता है, वेपर्स में कन्वर्जन हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम ठंडा महसूस करते हैं। इसीलिए कभी पसीना होता है तो पंखे के नीचे बैठ जाइए तो हमें ठंडा फील होता है, या थोड़ी देर अगर पंखे के नीचे नहीं भी बैठे, ऐसे ही खुली जगह पर बैठे हैं तो थोड़ी देर में कूलिंग होने लगती है, ठंडा फील होने लगता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी से ही हीट लेकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अगला पोर्शन है थर्ड, सॉल्ट प्रोडक्शन। आपने सुना होगा कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन, आपको पता होगी कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है। बहुत समय पहले बताया जाता था, वो क्यारियां बना देते हैं, समुद्र का पानी उसमें आता है, फिर वो रुक जाता है, फिर हीट लगती है, यानी कि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट बच जाता है। क्या सूर्य की रोशनी 100 डिग्री सेल्सियस दी थी क्या? नहीं। इसका मतलब कि सॉल्ट की जो प्रिपरेशन हुई वो भी तो इवेपोरेशन का ही एक पार्ट है, यानी इवेपोरेशन जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम सॉल्ट की प्रोडक्शन भी करते हैं, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि आप किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया गया है, वह डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो उसे अगर आप खुला छोड़ देंगे तो थोड़े समय के बाद वह क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो वाटर होगा वह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस है। यानी कि मिल्क को कंसंट्रेट करने के लिए, जूस को कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इवेपोरेशन की टेक्निक को अपनाते हैं, यानी कूलिंग जो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा फिनोमिना है जिससे किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट भी किया जा सकता है। यानी कंसंट्रेट करने का मतलब गाढ़ापन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को खुला छोड़ दीजिए तो थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वाटर है वह हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से बेटा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वहां पर कूलिंग होने लगती है। अगला है कि कूलिंग
वाटर इन अर्दन पार्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी भी कूलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कूलिंग वाटर का मीनिंग ये हुआ कि आप किसी भी चीज को, यानी कि अगर आप घड़े में पानी को रख दीजिए, समझ पाए, अगर हम पानी को घड़े में रखते हैं तो घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। रीजन बता सकते हैं कि कोई भी पानी अगर घड़े में रखा गया है तो उस घड़े का पानी ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, उन पोर्स से वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये अगला कॉन्सेप्ट है कि घड़े में या मटके में रखा पानी क्यों ठंडा होता है। कहा गया वाटर सीप्स आउट एंड इवेपोरेट्स कीपिंग इट कूल, यानी वाटर उन छोटे छोटे स्मॉल पोर्स से बाहर आता है और इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो रही है। इस टॉपिक को हम कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवें के बाद 6 पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जिसको हम आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट कर सकें। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो कूलिंग कॉज्ड बाय वोलेटाइल सब्सटेंस, इसका मतलब कि अगर हम ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस तरह के किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को अपनी हथेली पर रखते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस रखते हैं जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो हमारे हाथ से ही हीट एनर्जी लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। जब वो हमारे हाथ से हीट एनर्जी लेकर इवेपोरेशन शो करते हैं, यानी इवेपोरेट होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हाथ पर कूलिंग महसूस होता है, ठंडा लगता है। जैसे पेट्रोल हाथ पे रखिए तो पेट्रोल क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे हाथ से ही तो एनर्जी लेकर वेपर में गया, जिसका मतलब हमारे हाथ को ठंडा लगेगा, यानी कूलिंग होने लगेगा। तो इसे भी हम कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन कहते हैं। इसका मतलब आप ये अभी तक देख पाए कि ये सारे फैक्टर्स जितने भी हमने आपको बताए, ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? ये सारे फैक्टर्स कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन जो आपने पढ़ा है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, यानी कि हम इवेपोरेशन से क्या फायदे हैं, ये बात हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि ये इवेपोरेशन का पोर्शन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इवेपोरेशन क्या है और इसका फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। अब एक बात आपको समझानी थी कि ये जो पूरा चैप्टर हमने मैटर इन और सराउंडिंग अभी तक में देखा है, ठीक है, इसमें जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया तो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर चैप्टर ओवरव्यू हुआ था, यानी कि जिसमें हम चैप्टर का फ्लो चार्ट आपको पढ़ाए थे। उसके जस्ट आगे बढ़े तो फिर हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन, यानी वो तो पहले में ही हो गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, टेम्परेचर और उसके SI यूनिट्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फेज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इवेपोरेशन का भी डिस्कशन किया। तो कुल मिलाकर हमने टोटल इस चैप्टर में 7 लेक्चर्स पढ़े। ये आज की क्लास जो हमारी हो रही है ये 7वां लेक्चर है और इतने में हमने ये देखा कि ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, यानी कि इस चैप्टर में अब हमारे पास कुछ और पढ़ने के लिए नहीं है। अब इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, आप चाहें तो उसे लगा सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा कुछ बड़ा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, आप उसे कर सकते हैं क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए। फिर भी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक सेपरेट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कराते हुए दिखेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम आपको बढ़िया तरीके से करा देंगे। महज सवाल इस बात का है कि एक्सरसाइज तो सेकेंडरी मैटर हो गया, उससे तो आप कर ही लेंगे, और क्या हमें करना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज के अलावा भी हमें कुछ करना है, यानी कि इस चैप्टर को और बेहतरीन बनाना अगर आप चाहते हैं तो इस चैप्टर को बेहतरीन बनाने के लिए आपको 1-2 चीजें और हम आपको बता दें जो आपको करनी पड़ेंगी। यानी कि आप सबसे पहले इसको बढ़िया तरीके से अगर सीखना चाहते हैं तो एक तो इंटेक्स क्वेश्चन करिए। इंटेक्स क्वेश्चन का मतलब आपके बुक के बीच बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप लगाइए। एक्टिविटी जितनी भी है उसे आपको पढ़ना है, एक्टिविटी सारी आपको पढ़ना है क्योंकि एक्टिविटी से आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और एक्टिविटी हम दोबारा से भी आपको पढ़ा देंगे, वैसे चैनल पे पढ़ी हुई है। एक्टिविटी के बाद फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज आती है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको हमें लगाना है। अगर ये लगा लेते हैं तो चौथे नंबर पर कोई भी आप रेफरेंस बुक यूज करिए। रेफरेंस बुक में आपके लिए अच्छी किताब है एस चांद
आप उसको लगाइए। सबसे पहले तो एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की बुक ले लीजिए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको लगाएंगे तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये इतना काम आपको करना है। इसमें हम आपकी हेल्प इस एक्सरसाइज वाले पोर्शन में थोड़ा कर देंगे और एक्टिविटी हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा काम है, इतना हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो काम आपका होमवर्क हो गया, इतना आपको करना है। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम उसको भी कंप्लीट करा देंगे, एक्सरसाइज और एक्टिविटी वाला पोर्शन। बहरहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं पहले से भी, आप वहां से भी कुछ हिंट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।